अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं साजिद इनामदार आप तमाम का मेरे इस यूट्यूब चैनल साजिद इनामदार ई लर्निंग हब में आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। तो पिछले वीडियो में हमने जीमैट 2023-24 का सवाल पर्चा हल किया था, जिसमें हमने सवाल नंबर 1 से लेकर 35 तक हल किए थे। आज हम उसी पेपर का दूसरा सिलसिला यहाँ पर हल करेंगे, यानी सवाल नंबर 35 से लेकर के सवाल नंबर 65 तक इंशाल्लाह आज के इस वीडियो में हल करेंगे। तो आप इस वीडियो को खुद देखें और एनएमएस एग्जाम लिख रहे तमाम तलबा के साथ इसको शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि हमारे चैनल की हर नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए सवाल पर्चा हल करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने एनएमएस 2023-24 का जीमैट पेपर के सवाल नंबर 1 से लेकर के 35 तक को हमने हल किया था। आज हम सवाल नंबर 36 से हल करेंगे। तो सवाल नंबर 36 से 38 तक के लिए हिदायत मौजूद है। मंदरजज़ील सवालात में 2-3 शक्लें मसला शक्लों के तौर पर दिए गए हैं। तमाम अशकाल को एक दूसरे पर रखा जाए तो बनने वाली शक्ल है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 2 शक्लें यहाँ पर दी गई हैं सवाल नंबर 36 में। ये शक्ल नंबर 1 और शक्ल नंबर 2। अगर ये दोनों शक्लों को एक दूसरे पर रखा जाए तो इसमें से 4 ऑप्शंस दिए गए हैं कि कौन सी शक्ल बनेगी। 2 अशकाल को एक दूसरे पर रखा जाए तो कौन सी अशकाल बनेंगे दोनों शक्लों को मिलाकर। तो देखिए यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हिस्सा इधर है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी देखिए नहीं हो सकता क्योंकि ये लकीर इधर आई हुई है, तो ऑप्शन डी हमारा नहीं हो सकता। और ऑप्शन सी में भी क्या है, देखिए यहाँ पर ये लकीर आना था नीचे, तो यहाँ से ये लकीर मिस है, तो ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। और अब हमारे पास कौन से ऑप्शन बच रहे हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बच रहा है। तो ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर ये लकीर जो है अंदर के दायरे को टच हुई है, मगर यहाँ पर ये टच नहीं है। अंदर के छोटे दायरे को ये लकीर टच होना था, नहीं है, तो ऑप्शन ए भी यहाँ पर नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी ये दोनों अशकाल को मिलाएंगे तो ऑप्शन बी में जो शक्ल है वो बनेगी। तो इस तरह से सवाल नंबर 36 का जो सही जवाब है ऑप्शन बी। अब अगर हम अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 37, तो यहाँ पर भी सेम वैसा ही सवाल आता है। यहाँ पर भी 2 शक्लें हैं, शक्ल नंबर 1 और शक्ल नंबर 2। अगर इन दोनों को एक दूसरे पर रखेंगे तो कौन सी शक्ल बनेगी। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड को इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब इन 2 शक्लों को मिलाने से देखिए यहाँ पर जो हिस्सा है, अगर ऑप्शन ए में देखें तो ये यहाँ पर ये टच है, यहाँ पर ये शक्ल में ये इससे मिला हुआ नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ऑप्शन बी की अगर हम बात करेंगे, ऑप्शन बी में क्या है, ऊपर भी ये यहाँ पर टच नहीं है, तो ये ऑप्शन बी में भी यहाँ पर ये टच है, तो ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। अगर हम ऑप्शन सी की बात करेंगे तो ये बिल्कुल यहाँ पर है, ये दायरा इस तरह से, ये तमाम चीज़ें, ऑप्शन बी हमें सही लग रहा है। ऑप्शन डी की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन डी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर आप ये जो मुरब्बा है दरमियान में, यहाँ पर इसके और एक मुरब्बा बना हुआ है, तो यहाँ पर भी मिस्टेक है। तो इस तरह से इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी। तो बिल्कुल सिंपल मेथड है, दोनों फिगर्स को ऑब्जर्व करना है हमें। एलिमिनेशन मेथड, इसमें मौजूद गलतियों की निशानदेही करते हुए हम एक एक ऑप्शन को निकालते जाएंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली सही जवाब आ जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल अगर हम देखेंगे तो इस तरह के 3 सवालात हैं, ये तीसरा सवाल है। अब यहाँ पर 3 अशकाल हैं, शक्ल नंबर 1, 2 और 3।
अब इन तीनों अशकाल को अगर हम एक दूसरे पर रखेंगे तो कौन सी शक्ल बनेगी। तो इस तरह से हमारे पास देखिए ऑप्शंस अगर हम देखेंगे तीन शक्ल में, तो यहाँ पर खड़े में यहाँ पर वर्टिकली उमूदी तौर पर 3 लकीरें हैं और उफकी तौर पर देखेंगे तो 3 लकीरें हैं, तो कुल 6 लकीरें इसमें मौजूद है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन डी से अगर हम देखते जाएंगे तो देखिए यहाँ पर जो पहली लकीर है वो यहाँ पर नीचे टच होना है, जबकि ये टच नहीं हो रही है, दायरे के मुहित को लगना है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर नहीं हो सकता। अगर हम ऑप्शन सी की बात करेंगे, देखिए ऑप्शन सी में क्या मिस्टेक है कि ऑप्शन सी में एक यहाँ पर ये लकीर एक्स्ट्रा है, क्योंकि उफकी तौर पर सिर्फ 3 लकीरें हैं जबकि यहाँ पर हैं 4 आ रहे हैं, तो ये एक्स्ट्रा है, तो ऑप्शन सी भी हमारा नहीं होगा। अगर हम ऑप्शन बी की बात करेंगे तो ऑप्शन बी में क्या यहाँ पर मिस्टेक जो हमें नज़र आ रहा है कि ऑप्शन बी में ये जो लकीर है ये यहाँ पर ये लकीर यहाँ पर इसको ये टच होना है, जबकि यहाँ पर ये टच नहीं हो रही है, तो ऑप्शन बी भी हमारा सही नहीं है। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ये तीनों अशकाल को एक दूसरे पर रखेंगे तो ए में जो शक्ल है वो शक्ल बनेगी। तो इस तरह से सवाल नंबर 38 का सही जवाब क्या है, ऑप्शन ए। देखिए अब नेक्स्ट जो है सवाल नंबर 39 और 40 के लिए हिदायत दी गई है, दर्ज झील मालूमात को पढ़ें और इसके नीचे दिए गए सवालात के जवाबात दें। देखिए यहाँ पर सवाल आपको उर्दू में भी पढ़ना है, अगर समझ में नहीं आए तो अंग्रेजी में भी सवाल को पढ़ें और उसको समझने की कोशिश करें। कभी कभी क्या होता है कि उर्दू में मिस्टेक्स होते हैं, तो ऐसी सूरत में अंग्रेजी में सवाल हमारी मदद कर सकता है। तो a प्लस बी का मतलब क्या है कि a b का बाप है, a इज द फादर ऑफ b, यानी a बाप है, किसका बाप होगा, b का बाप होगा। कब, अगर a प्लस बी साइन है तो यहाँ पर a b का बाप होगा, a b का बाप है। इसी तरह से a ज़रब b अगर हम लेंगे, a ज़रब b का मतलब क्या है, a जो है b का भाई है, a इज द ब्रदर ऑफ b। अगर a और b के बीच में ज़रब की अलामत है तो a b का भाई है। इसी तरह से a बराबर b है तो a इज द डॉटर ऑफ b। तो यहाँ पर जब a और b के बीच में बराबर की अलामत है तो यहाँ पर a डॉटर होगी, a बेटी होगी, किसकी बेटी होगी, b की बेटी होगी। ठीक है, तो ये 3 जो स्टेटमेंट्स हैं उसको हम ध्यान में रखना है और इन को इस्तेमाल करते हुए ही ये सवाल नंबर 39 और 40 को हल करेंगे। तो सवाल नंबर 39 में क्या दिया गया है, अगर P ज़रब R बराबर Q है तो दर्ज झील में सही बयान है। P Q का चाचा है, P Q का बाप है, P Q का भाई है, P Q का बेटा है। तो अब इस सवाल को किस तरह से हल करते हैं, इसको देखिए हल करने का तरीका। तो हम सबसे पहले इस हिस्से को लेंगे, P ज़रब R। तो P ज़रब R को देखने के लिए हम यहाँ पर जो दूसरा स्टेटमेंट है उसको फॉलो करेंगे। इसका मतलब क्या है कि P R का भाई है, तो P और R भाई हैं, उसको हम किस तरह से जाहिर करेंगे, P और R के दरमियान में इस तरह से दोनों जानिब तीर का निशान का मतलब क्या है कि P और R आपस में भाई हैं। ठीक है, अब उसके बाद में सवाल का दूसरा हिस्सा लेंगे, इस तरह से लेना है, R बराबर Q। जब बराबर की अलामत आती है तो मतलब क्या है, R क्या है, Q की बेटी है। A इज द डॉटर ऑफ B, तो यहाँ पर R इज द डॉटर ऑफ Q, यानी R Q की बेटी है, R Q की बेटी है। तो यहाँ पर ये R बेटी है, किसकी बेटी है, वो Q की बेटी है। तो बेटी या बेटे के लिए हम इस तरह से नीचे तीर का निशान, तो Q यहाँ पर माँ या बाप होगा, तो R क्या है, उस Q की बेटी है और ये आपस में क्या है, भाई हैं दोनों। तो इस तरह से एक डायग्राम हमारे पास बन रहा है, ये दोनों भाई हैं और ये उनकी बाप या माँ है। अब देखिए यहाँ पर दर्ज झील में कौन सा बयान सही है, तो P इज द अंकल ऑफ Q। तो P यहाँ पर Q का चाचा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो पहला स्टेटमेंट क्या है,
गलत है। पी क्यू का चाचा नहीं है बल्कि वो बेटा है, यहाँ पर बेटा है। पी क्यू का बाप है, पी क्यू का बाप है नहीं है बल्कि वहां पर वो बेटा होता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। पी क्यू का भाई है नहीं है, किसका भाई है, वो आर का भाई है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो पी क्यू का बेटा है, देखिए पी क्यू का बेटा है क्योंकि आर जो है क्यू की बेटी है, तो ये इसका भाई है, मतलब ये भी इसका क्या हो गया, बेटा हो गया। तो पी जो है क्यू का बेटा है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। ये ऊपर के 3 रॉन्ग है जबकि चौथा सही है। पी जो है यहाँ पर क्यू का बेटा है। चलिए नेक्स्ट अगर हम सवाल देखेंगे, ये भी क्या है, ब्लड रिलेशन से मुतालिक है। कोडेड रिलेशंस या ब्लड रिलेशंस में इस तरह के सवाल आते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इक्वेशन हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू जेड है, तो दर्ज झील में गलत बयान, मतलब गलत बयान का मतलब क्या है, 3 बयानात सही हैं, 1 बयान इसमें गलत है। तो अब यहाँ पर देखिए x प्लस वाई का मतलब क्या है, वो ऊपर के स्टेटमेंट को हमें देखना है। जब प्लस आ रहा है तो मतलब क्या है, a इज द फादर ऑफ b, यानी यहाँ पर a b का बाप है। अब यहाँ पर x प्लस वाई का मतलब क्या है, x किसका बाप है, y का बाप है। x जो है बाप है, किसका बाप है, वो y का बाप है। x प्लस वाई का मतलब x इज द फादर ऑफ y। एक इस तरह से हम डायग्राम बना करके ही इसको हल करना है। नेक्स्ट सवाल के दूसरे हिस्से को अगर हम देखेंगे y इज इक्वल्स टू जेड, तो उसको देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है। थर्ड स्टेटमेंट को अगर हम ध्यान देंगे कि थर्ड स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है कि a बराबर b का मतलब क्या है, a b की बेटी है, a इज द डॉटर ऑफ b, a b की बेटी है। तो यहाँ पर भी सेम चीज होगी कि y बेटी है, किसकी बेटी है, z की बेटी है। अब y जो किसकी बेटी है, z की बेटी, तो z क्या होगा यहाँ पर, ये इसकी, ये मियाँ बीवी हो गए। देखिए मियाँ हस्बैंड और वाइफ के लिए हम यहाँ पर दोनों के दरमियान में प्लस, तो ये इस तरह से y जो किसकी बेटी हो गई, z की बेटी हो गई। x प्लस जेड हस्बैंड और वाइफ है और उनकी बेटी कौन है, y है। तो इस तरह से हमारा एक डायग्राम बनता है। अब स्टेटमेंट को हम चेक करना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो x जो है y का बाप है, x जो है y का बाप है यहाँ पर देखिए y यहाँ पर करेक्ट है, x जो है y का बाप है, सही जवाब है, सही स्टेटमेंट है। y z की बेटी है, y यहाँ पर z की बेटी है। x y की बहन है, x जो है y की बहन है, यहाँ पर नहीं, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। x जो है y की बहन नहीं है। z x की बीवी है, देखिए z x की बीवी है, यहाँ पर मैं बताया प्लस जब साइन आ रहा है तो मियाँ बीवी, तो यहाँ पर z क्या है, x की बीवी है, ये बयान भी सही है। तो 3 a b और c बयान, a b और d 3 बयान सही है, जबकि c में जो तीसरा बयान है वो गलत है। देखिए सवाल नंबर 41 क्या कह रहा है, ये भी ब्लड रिलेशन से मुतालिक है। a और b भाई हैं, c और d बहनें हैं, a का बेटा d का भाई है, तो b का c के साथ क्या रिश्ता है। देखिए सवाल अगर हम पूरी तौर पर पढ़ेंगे, पूरा सवाल एक साथ पढ़ेंगे तो उसमें हमें कंफ्यूज हो सकता है, तो इसको हम टुकड़े टुकड़े में सवाल लेंगे, उसके पार्ट्स को लेंगे। सबसे पहले यहाँ तक लेंगे, a और b भाई हैं, तो भाई के लिए मैं बताया था कि a और b बहन और भाई हैं, तो उसके लिए हम दोनों तरफ तीर का निशान हम इस तरह से लेंगे, एक डायग्राम बनाना है। c और d क्या है, आपस में बहनें हैं। अब c और d बहनें हैं तो उसको हम दूसरी तरफ लिखेंगे, c और d बहन और भाई के लिए दोनों जानिब तीर का निशान, a और
ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं। इतना हो गया। अब क्या कर रहा है देखिए, सन ऑफ ए इज द ब्रदर ऑफ डी। अब यहाँ पर एक नया कैरेक्टर है, यहाँ पर ए का बेटा। ए का बेटे को हम क्या लेंगे, ए का बेटे को यहाँ पर हम एक्स मान लेंगे, क्योंकि वो हमें नहीं दिया हुआ है, उसका कोई अल्फाबेट नहीं दिया हुआ है। तो ए का बेटा, ए का बेटा उसको हम क्या मान ले रहे हैं, एक्स मान ले रहे हैं। वो किसका भाई है, डी का भाई है। देखिए अब ताल्लुक को आप समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये तीनों आपस में बहन और भाई हो गए, सी डी एक्स। और इनका बाप कौन है यहाँ पर, ए, और ए का भाई कौन है, बी। तो इस तरह से यहाँ पर एक रिलेशन का एक चार्ट बन गया, ठीक है। अब इतना होने के बाद में क्या पूछ रहा है आपको, बी का सी के साथ क्या रिश्ता है, द रिलेशन ऑफ बी विथ सी, यानी बी सी का क्या लगता है। अब बी क्या लगेगा, देखिए बी का भाई ए है और ये ए के बच्चे हैं, तो उन बच्चों में ही क्या है, सी है। तो सी का बाप ए है और बाप का भाई कौन लगेगा, चाचा लगेगा, अंकल। तो 41 का सवाल नंबर 41 का जो सही जवाब है ऑप्शन बी, अंकल। अगला सवाल अगर हम देखेंगे तो सवाल नंबर 42 से 44 जो है, मंदरजजील सवालात में एक लफ्ज किसी न किसी कोड के मुताबिक लिखा गया है, इस तरह दूसरे दिए गए लफ्ज के लिए कोड तलाश करें। तो यहाँ पर देखिए एक वर्ड दिया होता है, उसके लिए कोड दिया हो जाता है। मिसाल के तौर पर इफ द क्लॉक इज कोडेड एज 220, यानी क्लॉक जो वर्ड है उसको कौन से नंबर से कोड किया गया है, 220 से कोड किया गया है। तो वॉच के लिए क्या कोड होगा वो हमें मालूम करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर दूसरे पेज पर आते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, CLOCK, क्लॉक का जो कोड है कितना है, 220 था। तो हमें किसका कोड मालूम करना है, WATCH, वॉच। तो वॉच के लिए क्या कोड होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम वॉच को किस तरह से कोड कर सकते हैं, क्या करना होगा हमें, तो वॉच को कोड करने के लिए हमें क्लॉक को डी कोड करना है, यानी इसका कोड किस तरह से आया 220 मालूम करना है। तो उसको हम क्या कहेंगे, डी कोड करना होगा। क्लॉक को डी कोड करेंगे तो ही वॉच को हम कोड कर सकते हैं। तो अब ये किस तरह से आया, तो अगर हम इसके नंबर्स देखते जाएंगे, देखिए यहाँ पर हमने कलर सेलेक्ट किया है। सी के लिए जो नंबर है वो 3 है, यल के लिए जो नंबर है हमारे पास 12 है, ओ कितना है यहाँ पर 15 है, इसी तरह से सी 3 है और के 11 है। अब ये तमाम लेटर्स के लिए जो नंबर्स आ रहे हैं वो हमने लिख लिए। अब तमाम नंबर्स को अगर हम जमा करेंगे, तमाम नंबर्स को हम जमा करेंगे तो 12 में 3 मिलाए 15, 15 में 15 मिलाए 30, 33 और 11 44 आ रहा है। अब यहाँ पर जो नंबर है वो 20 है। तो ये किस तरह से आया ये 20 नंबर, तो देखिए अगर हम क्या करेंगे, 44 को 2 से तकसीम करके, 44 को 2 से तकसीम करेंगे तो 22 आएगा, और उसको 10 से ज़रब करेंगे तो कितना आएगा, 220 आएगा। यानी 44 का आधा लेंगे तो 22 होगा, 22 को 10 से ज़रब करेंगे तो 220 आएगा। तो इस तरह से क्लॉक के लिए कोड क्या बन गया, 220 बन गया। चलिए उसी तरह से हम यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। W के लिए जो नंबर है हमारे पास 23 है, A का नंबर 1 बनता है, T के लिए जो नंबर है 20, C 3 और H 8। अब सबको जमा करेंगे तो 23 में 1 मिला 24 और 20, 44, 1 3 47, 47 और 8 कितना होता है, ये 55 होता है। सबको जमा करेंगे तो 55 हो रहा है। तो अब हमें क्या करना है, 55 का आधा लेकर के उसको 10 से ज़रब करना है। तो 55 का आधा लेंगे
तो 27.5 होगा। 27.5 को 10 से ज़रब करेंगे तो कितना होगा, 55 का आधा कितना होता है, 27.5 ज़रब 10, या फिर आप 55 को पहले 10 से ज़रब करके बाद में 2 से भी तकसीम करते हैं। 55 10 कितना होगा, 550। 550 का आधा लेंगे तो 275। दोनों सूरत में आपका जवाब कितना आएगा, 275। तो वॉच के लिए जो कोड बनता है वो 275 ऑप्शन डी में मौजूद है। इसी तरह से अब देखिए नेक्स्ट सवाल नंबर जो 43 है। सवाल नंबर 43 में क्या है, देखिए यहाँ पर जो लाइट वर्ड है उसको लेटर से कोड किया गया है, NGJEX। तो साउंड के लिए हमें कौन से लेटर का कोड यहाँ पर बनता है, ऑप्शन में ढूंढना है। तो चलिए उसको भी हम यहाँ पर लेंगे। तो मैं देखिए यहाँ पर इसको हम दूसरा कलर लेके लिखेंगे, ब्लैक लेंगे। चलिए, तो क्या है हमारे पास, पहला लेटर कौन सा है, लाइट। इसको हम यहाँ पर लिखेंगे LIGHT। तो लाइट को किन लेटर से कोड किया गया है, NGJEX। NGJEX। तो उसके बाद हमें किसे कोड करना है, वो नंबर मैं यहाँ पर नीचे लिख लेता हूँ, SOUND। साउंड के लिए हमें कोड तलाश करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लाइट के जो कोड को डीकोड करेंगे। ठीक है, तो उसको डीकोड किस तरह से करेंगे, चलिए देखिए यहाँ पर यल और यन हम देखेंगे। तो यल यम यन, यानी ये पहला लेटर और ये कोड के पहले लेटर के बीच में ये +2 का है यहाँ पर। इसी तरह से आई और जी में अगर हम देखेंगे तो आई जी जो है आई के पीछे है, कितना पीछे है, 1 2। तो ये यहाँ का सेकंड लेटर और इसका सेकंड लेटर देखेंगे तो ये -2 हो रहा है। इसी तरह से अब नेक्स्ट अगर हम देखेंगे थर्ड लेटर को हम देखेंगे तो थर्ड लेटर कौन सा है, जी और जे। देखिए थर्ड लेटर के लिए मैंने इंक भी चेंज के लिए, जी और जे कितना है, 1 2 3, ये +3 का है यहाँ पर। और चौथे लेटर एच और ई, दोनों का चौथा लेटर कौन सा है, एच और ई को हम देखेंगे तो ई जो है एच के पीछे है, कितना पीछे है, 1 2 3। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, ये -3, +2 -2 +3 -3। तो चलिए अब आखिरी लेटर को डीकोड करते हैं। तो टी और एक्स, तो देखिए टी और एक्स जो है इसके बाद क्या है, टी के बाद एक्स आ रहा है तो कितना देखें यहाँ पर, कितना गैप है, 1 2 3 4। तो टी और एक्स के बीच में जो गैप है वो +4 का है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर लाइट को पहले लेटर को +2 में +2 का गैप है, दूसरा लेटर -2, तीसरा +3, चौथा -3 और पांचवा क्या है, +4। तो इस तरह से यहाँ पर लाइट के लिए ये कोड दिया गया है। तो उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, साउंड को भी हम कोड करेंगे। तो पहले लेटर के लिए +2 लेंगे, तो यस के लिए +2 में जाएंगे। तो यस हमारे पास कहाँ है, यस के बाद में +2 करेंगे तो 1 2 यू आएगा। पहले लेटर के लिए यहाँ पर कौन सा लेटर बनता है, यू। ओ को -2 करेंगे तो ओ को -2 यानी यहाँ पर 2 पीछे आएंगे तो यम बनेगा। तीसरा लेटर यू के लिए +3 करेंगे, यू के लिए +3 करेंगे तो 1 2 3 एक्स आएगा। चौथे लेटर को यन के लिए -3 करेंगे, यहाँ पर इस हिसाब से यन के लिए -3, 1 2 3 के बन रहा है। यू एम एक्स के यहाँ पर कितने ऑप्शन में है, यू एम एक्स के 2 ऑप्शन में है, सी और डी। तो आखिरी लेटर से ही हमारा डिसाइड होगा। तो डी के लिए हम क्या करना है, +4 करना है, 1 2 3 4। आखिर में कौन सा आएगा, एच आएगा। तो यू एम एक्स के एच,
UMXKH ऑप्शन सी में मौजूद है। तो साउंड के लिए जो कोड बनता है UMXKH, तो सवाल नंबर 43 का जो सही जवाब है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे। अगला सवाल जो है सवाल नंबर 44। अब यहाँ पर देखिए अर्थ को, वर्ड अर्थ को क्या है 1 2 3 4 5 से कोड 1 2 3 4 5 से कोड किया गया है। सैटर्न के लिए 6 2 4 3 8 से कोड किया गया है। तो अब हमें यूरेनस का कोड मालूम करना है। देखिए अब यहाँ पर दो हमारे पास अर्थ और सैटर्न के कोड दिए गए हैं, यूरेनस का कोड हमें मालूम करना है। तो इसको हम किस तरह से हल करेंगे? तो देखिए अर्थ, यहाँ इसको हम यहीं पर हल करेंगे। EARTH अर्थ है और ये सैटर्न है दूसरा, SATURN सैटर्न। तो हमें किसे कोड करना है? यूरेनस को। मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ URANUS। ठीक है। देखिए यहाँ पर अब इस सवाल में क्या ट्रिक, किस तरह से इसको हल करना है। तो अर्थ के जो लेटर्स हैं उसके नंबर्स को मैं इसके ऊपर लिखता हूँ। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5। और सैटर्न के लिए जो कोड है कितना है? 6 2 4 7 3 8। अब हम क्या करेंगे? यूरेनस में इन लेटर्स के लिए जो नंबर हैं उन नंबर्स को हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ पर U है, तो U के लिए कौन सा नंबर है? 7 नंबर आता है। R के लिए कौन सा नंबर आ रहा है? यहाँ पर 3 आ रहा है। A के लिए देखिए नंबर कौन सा है? 2 है। N के लिए 8 है। U के लिए 7 है और S के लिए 6 है। तो देखिए कोड बन गया हमारा 732876। 732876 यहीं पर है, 732876। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल हम देखेंगे, सवाल नंबर 45। तो सवाल नंबर 45 से जो सवालात हैं वो डाइस और क्यूब से मुतालिक हैं। तो सवाल नंबर 45 को हम पढ़ लेते हैं। दिए गए मुतबादिलात से बनने वाले मुकब्बों की शनाख्त करें। जब दर्ज झील जाल को मुकब बनाने के लिए जोड़ दिया जाता है। तो अब यहाँ पर क्या सवाल है कि ये जो जाल यहाँ पर इसमें दिया हुआ है, इसको जोड़ने से, इसको फोल्ड करने से यहाँ पर 4 ऑप्शन में से कौन से क्यूब्स बनेंगे, कौन से डाइसिस बनेंगे या क्यूब्स बनेंगे, तो ये हमें पता लगाना है। तो देखिए यहाँ पर जब इस तरह से शक्ल आती है तो यहाँ पर ये अल्टरनेट, ये इसके पीछे होगा और ये इसके पीछे होगा। तो देखिए इस ब्लैंक के पीछे स्टार आएगा और मुरब्बा के पीछे ये ब्लैक डॉट आएगा। तो अब इसमें से 4 ऑप्शंस में से कौन कौन से क्यूब्स बन सकते हैं? देखिए ब्लैंक के पीछे क्या आ रहा है? ये स्टार आ रहा है और बॉक्स के पीछे ब्लैक डॉट। तो इसमें क्या ट्रिक है कि जो चीज एक दूसरे के पीछे आ सकती है वो एक दूसरे के बाजू नहीं आ सकती। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अब मुरब्बे के पीछे क्या आ रहा है? डॉट आ रहा है। तो जब क्यूब बनेगा तो या तो हमें मुरब्बा नजर आएगा या तो डॉट नजर आएगा। मुरब्बा और डॉट एक साथ नजर आ रहे हैं तो वहां पर क्यूब नहीं बनेगा। तो देखिए यहाँ पर क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेस भी है तो मुरब्बे के पीछे डॉट, इसमें सिर्फ डॉट नजर आ रहा है, मुरब्बा नजर नहीं आ रहा है। तो पहला क्यूब बन सकता है, पॉसिबल है, हमारे पास पहला क्यूब बन सकता है। ओके बन सकता है क्योंकि यहाँ पर हमें मुरब्बा और डॉट दोनों नजर नहीं आ रहे। तो जब डॉट नजर आए तो मुरब्बा उसके पीछे बना हुआ है, उसके निशान, तो ए बन सकता है। अगर हम बी की बात करेंगे तो मुरब्बा है तो ब्लैक डॉट नजर नहीं आ रहा, तो ये भी बन सकता है हमारे लिए। देखिए तीसरे की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है, मुरब्बा
और डॉट एक दूसरे के पीछे हैं, दोनों में से एक नजर आना, मगर यहाँ पर दोनों नजर आ रहे हैं तो ये नहीं बन सकता, ये क्यूब नहीं बन सकता। सिर्फ मुरब्बा नजर आ रहा है क्योंकि इसके पीछे का डॉट इसके नीचे आ गया, और बाकी के क्या है यहाँ पर स्टार, ये ब्लैंक, ये भी पॉसिबल है, ये भी बन सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस में क्या है देखेंगे तो देखिए ऑप्शन ए और फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सिर्फ पहला ऑप्शन ए में सिर्फ एक, ऑप्शन बी में क्या है एक और दो, ऑप्शन सी में सिर्फ तीन, और ऑप्शन डी में एक, दो और चार। तो हमारे पास कौन कौन से क्यूब बन सकते हैं, एक, दो और चार, यानी इस सवाल का सही जवाब क्या है ऑप्शन डी, के इस जाल को फोल्ड करने से 3 क्यूब बन सकते हैं, और वो कौन से हैं, 1, 2 और 4 बन सकते हैं। तो ऑप्शन डी क्या है इस सवाल का सही जवाब है। चलिए अब सवाल नंबर 46 को अगर हम देखेंगे, एक पासे के 2 मुकाम दी गई हैं, ठीक है, 2 मुकाम दी गई हैं, 3 नुक्तों वाले रुख के मुखालिफ रुख पर नुक्तों की तादाद है। तो जब एक पासा फेंका गया है तो उसके 2 पोजीशंस हमारे सामने हैं, ये पोजीशन 1 है और ये पोजीशन 2 है। तो क्या पूछ रहा है कि 3 नुक्तों वाले रुख के पीछे कौन सा रुख आएगा। देखिए यहाँ पर इसमें, यहाँ पर हमें 1, 2 और 4 वाला रुख नजर आ रहा है, यहाँ पर 2, 3 और 5 का रुख नजर आ रहा है। तो 3 डॉट वाले रुख के पीछे कौन सा रुख होगा वो हमें पता लगाना है। तो देखिए डाइस, ये बात आप याद रखिए कि एक जो स्टैंडर्ड क्यूब होता है, क्या है, स्टैंडर्ड क्यूब की बात अगर हम करते हैं तो स्टैंडर्ड क्यूब में 2 रुखों का, क्या है, स्टैंडर्ड क्यूब या मियारी क्यूब में 2 रुखों का हासिले जमा, 2 रुखों का हासिले जमा हमेशा कितना होता है, हमेशा 7 होता है, 7 नंबर हमेशा 7 होता है। यानी अगर सामने 1 नंबर है तो उसके पीछे 6 नंबर होगा, 1 के पीछे 6 नंबर होगा, 2 है तो उसके पीछे 5 नंबर होगा, 3 है तो उसके पीछे 4 नंबर होगा। तो इस तरह से यानी 2 रुख मिल करके टोटल अगर हम दोनों को जमा करेंगे तो सबका कितना होगा, 7 होगा। तो इस चीज को हमें याद रखना है। हम किसकी बात कर रहे हैं, एक मियारी जो पासा होता है या स्टैंडर्ड क्यूब में 2 रुखों का जो हासिले जमा होता है, 2 रुखों का हासिले जमा कितना होता है, 7 होता है। यानी 1 के पीछे 6 नंबर होता है, 2 के पीछे वाला नंबर 5 होता है और 3 के पीछे वाला नंबर हमेशा 4 होता है। तो 3 डॉट्स के पीछे क्योंकि हमें टोटल मिलाकर के 7 होना है तो कौन सा होगा वो, 4। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में मौजूद है, यानी 3 डॉट्स वाले, 3 नुक्तों वाले रुख का मुखालिफ सिम्त में कितने डॉट्स होंगे, 4 डॉट्स होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 47 भी यहाँ पर क्या है हमारे पास डाइस और क्यूब से ही रिलेटेड है। तो क्या है देखिए, यहाँ पर मुकब के 6 चेहरों पर नफी, स्टार, जमा, डॉट, सर्कल और स्क्वायर की अलामतें हैं। मुकब के 3 मुख्तलिफ रुखें नीचे शक्ल में दी गई हैं। मुकब के खोले जाने पर जो जाल बनेगा वो ये है। तो मुकब के जो 6 रुख होते हैं, जो 6 फेसिस होते हैं, हर एक फेस पर अलग अलग अलामत बनी हुई है, अलग अलग निशान है। कहीं पर नफी है तो जमा है, स्टार है, ब्लैक डॉट है, सर्कल है और स्क्वायर है। 6 अलग अलग अलामतें हैं और इसकी 3 पोजीशंस भी दी गई हैं। अब यहाँ पर मुकब के 3 शक्लें भी हमें दी गई हैं। अब इन मुकब को खोलने पर ये 4 शक्लों में से कौन सी शक्ल बनेगी, ये हमें मालूम करना है। तो देखिए इसको थोड़ा सा हम पहले देखिए, यहाँ पर जब इस तरह से शक्ल बनती है, जिगजैग इस तरह से शक्ल, तो पहली जो नफी की अलामत है, तो इसके बाद वाली जो इसके पीछे वाली जो अलामत होगी वो कौन सी होगी, क्योंकि बीच में 2 का गैप होगा। यहाँ पहली अलामत के बाद 2 का गैप,
तो 2 का गैप यानी यहाँ पर इसके पीछे जो अलामत बनेगा वो नफी के पीछे क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। अब प्लस के पीछे, तो प्लस के बीच में 2 छोड़ेंगे तो कौन सा बनेगा, स्टार बनेगा। प्लस का अपोजिट क्या होगा, स्टार होगा। और ब्लैक डॉट के अपोजिट बीच में 2 छोड़ेंगे तो स्क्वायर। तो ये डॉट के पीछे अपोजिट में क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये चीजें हमें पहले लिख लेना होगा। इसी तरह से यहाँ पर भी हम देखेंगे तो इसमें इस शक्ल में क्या है, देखिए ब्लैक डॉट के पीछे कौन सी शक्ल बन रही है, ब्लैक डॉट के पीछे यहाँ पर सर्कल होगा और यहाँ पर प्लस के पीछे यहाँ पर स्टार है, इसमें भी सेम है। और यहाँ पर जो स्क्वायर के पीछे इस शक्ल में क्या है, माइनस का साइन है। इसी तरह से यहाँ पर स्टार के पीछे जो रुख में क्या है, ब्लैक डॉट आ रहा है, बीच में 2 का गैप ले रहे हैं हम। और सर्कल के पीछे प्लस आ रहा है, सर्कल के पीछे प्लस। और इसी तरह से माइनस के पीछे यहाँ पर क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। चौथी में अगर हम देखेंगे तो ब्लैक डॉट के पीछे यहाँ पर क्या है, डॉट के पीछे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। स्क्वायर के पीछे क्या आ रहा है, स्टार आ रहा है। और प्लस के पीछे क्या आ रहा है, सर्कल आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये तमाम को एक के बाद एक एलिमिनेट करके हम इसका जवाब लाने की कोशिश करेंगे। जो चीजें एक दूसरे के अपोजिट होती हैं वो साथ में नजर नहीं आते। यहाँ पर देखिए डॉट और स्क्वायर बाजू नजर आ रहे हैं, मतलब ये एक दूसरे के मुखालिफ नहीं होंगे, मगर पहली शक्ल में एक दूसरे के मुखालिफ हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर अगर इस डाइस को हम देखेंगे तो स्क्वायर और माइनस एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, क्योंकि ये साथ में नजर आ रहे हैं, बाजू बाजू नजर आ रहे हैं, मगर यहाँ पर इस शक्ल में ये एक दूसरे के पीछे बने हुए हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इसी तरह से अगर पहले डाइस को हम देखेंगे तो स्टार और डॉट बाजू बाजू है, मतलब एक दूसरे के पीछे नहीं हो सकते, मगर यहाँ पर एक दूसरे के पीछे हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। तो इसका मतलब जो सही जवाब है हमारा ऑप्शन डी। देखिए यहाँ पर डॉट और माइनस, किसी भी शक्ल में डॉट और माइनस एक साथ नहीं है। इसी तरह से स्क्वायर और स्टार, स्क्वायर स्टार एक साथ किसी भी शक्ल में नहीं है। इसी तरह से प्लस और सर्कल भी एक साथ किसी भी शक्ल में नहीं है। तो इस तरह से इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी सही जवाब है। सवाल नंबर 47 का जो सही जवाब है ऑप्शन डी। अब देखिए सवाल नंबर 48 की अगर हम बात करेंगे, क्या है इसमें, दर्ज झील में से वो साल जो लीप साल नहीं है, यानी साल कबीसा नहीं है, लीप ईयर, द ईयर विच इज नॉट अ लीप ईयर अमंग द फॉलोइंग। तो देखिए यहाँ पर कौन सा साल लीप ईयर नहीं है। तो लीप ईयर को चेक करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। जो सेंचुरी ईयर होता है, सदी का जो साल होता है, सदी का साल जो होता है उसको हम किससे तकसीम करते हैं, 400 से तकसीम करते हैं। 400 से सदी का साल, सेंचुरी ईयर इसको हम कहते हैं। इसी तरह से जो दूसरे साल हैं उसको हम क्या है, आम जो साल होते हैं, दूसरे सालों को चेक करने के लिए हम किससे ज़रब करते हैं, 4 से तकसीम करते हैं, 4 से तकसीम। देखिए ये सेंचुरी ईयर्स हैं, ये 400 से मुकम्मिल तौर पर तकसीम होते हैं। इसका मतलब क्या है, ये लीप ईयर है और ये भी 400 से मुकम्मिल तौर पर तकसीम होता है। अब ये भी सेंचुरी ईयर है, सदी का साल है, ये 400 से मुकम्मिल तौर पर तकसीम नहीं होता, तो ये लीप ईयर नहीं है। 400 से ये मुकम्मिल तौर पर तकसीम नहीं होता, 4 से हो सकता है मगर 400 से नहीं होता। और इसी तरह से 650 जैसा साल है, इसको हम इसके आखिरी 2 हिस्सों को 4 से तकसीम करना होता है। आखिरी 2 हिस्से कितने हैं, 650 में आखिरी 2 हिस्से
50 है, तो इसको अगर हम 4 से तकसीम करेंगे तो ये मुकम्मिल तौर पर तकसीम नहीं होगा। तो इस तरह से इस सवाल में एक कंफ्यूजन है कि दो ऐसे साल हैं जो क्या है, लीप ईयर नहीं है। द ईयर विच इज नॉट अ लीप ईयर अमंग द फॉलोइंग इज, तो ये 700 भी नहीं है, 650 भी नहीं है। मगर अगर हम इसका जो की आंसर्स के हिसाब से देखेंगे तो इसका जवाब सही जवाब क्या है, 650, यानी यही इसका आंसर है। सही जवाब ऑप्शन ए है। हालांकि 700 भी क्या है, लीप ईयर नहीं है। तो ये सवाल में थोड़ा सा इसको हम मिस्टेक कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कौन सा लीप ईयर नहीं है, तो 2 लीप ईयर है और 2 लीप ईयर नहीं है। एक जॉब आना था मगर 2 जॉब है, तो इस तरह से इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। मगर इसका की आंसर्स के हिसाब से हम देखेंगे तो ऑप्शन ए इसका सही जॉब है। तो ऐसी सूरत में ग्रेस मार्क्स दिया जाता है। तो चलिए अब सवाल नंबर 49 को हल करते हैं। सवाल नंबर 49 भी क्या है, कैलेंडर क्वेश्चन से रिलेटेड है। पिछला जो सवाल था लीप ईयर का वो भी कैलेंडर क्वेश्चन से था, तो ये सवाल भी कैलेंडर क्वेश्चन से ही है। सवाल नंबर 49 क्या कहता है, 2021 के यौम आज़ादी के दिन को फर्ज करते हुए कि वो इतवार था, तो 2025 का यौम आज़ादी कौन से दिन होगा। तो चलिए इसको हम किस तरह से हल करना है। तो 15/8/2021 को क्या बोल रहा है कि संडे था। तो अब हमें क्या मालूम करना है, 15 अगस्त 2025 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से हल करेंगे। तो सवाल साल 21 का है, तो 21 को हम छोड़ेंगे तो 2022 लेंगे, उसके बाद 2023 लेंगे, 2024 लेंगे और 2025 लेंगे। तो ये तमाम हम क्या है साल लिए, 21 को छोड़ करके बाकी के साल हमने ले लिया। अब इसके बाद में हमें क्या करना होता है, कैलेंडर से मुतालिक जो वीडियो मैं बनाया हूँ उसमें इसके इस तरह के सवाल को किस तरह से हल करना है उसकी तफसील मौजूद है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वक्त ज़्यादा नहीं होता तो हम उतना डिटेल यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते। अब साल 2022 में कितने ऑड डेज होते हैं, नंबर ऑफ ऑड डेज। तो नंबर ऑफ ऑड डेज देखिए, जो एक आम ईयर होता है, एक आम साल कितना होता है, 365 दिन का होता है। और जो लीप ईयर होता है वो कितने दिन का होता है, 366 दिन का होता है। तो अब 365 में जो एक आम ईयर होता है, अगर इसमें हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 365 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना होता है, 7 5 35, एक बचेगा, फिर हम 5 उतार लेते हैं, 7 2 14, यानी यहाँ पर एक बचत हो रही है, यानी 52 हफ्ते। एक जो आम ईयर होता है, नॉर्मल ईयर में 52 हफ्ते होते हैं और एक दिन बच रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ऑड डे। तो 2022 का जो साल था वो एक आम ईयर था, नॉर्मल ईयर था, तो उसमें ऑड डेज कितने होंगे, एक होगा। 2023 का भी एक नॉर्मल ईयर था, उसमें भी ऑड डेज एक है। समझ रहे हैं आप कि एक जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें 52 हफ्ते होते हैं, 52 वीक्स, और एक दिन बच रहा है तो उसको हम ऑड डे कहते हैं। जबकि लीप ईयर में क्या होता है, 52 वीक्स होते हैं, 2 ऑड डेज होते हैं। यहाँ पर 2 बचत है तो 2 ऑड डेज। 2024 देखिए यहाँ पर लीप ईयर है तो इसमें 2 ऑड डेज होंगे, और 2025 एक नॉर्मल ईयर है तो उसमें एक ऑड डे होगा। इन तमाम ऑड डेज को अगर हम जमा करेंगे तो 1 2 3 4 यहाँ पर कुल कितने ऑड डेज बन रहे हैं, 5 बन रहे हैं। सिंपल आपको क्या करना है, संडे में आपको 5 को जमा करना है। मतलब 5 मतलब 1 2 3 4 5। देखिए संडे के बाद में क्या होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो इसका जो सही जवाब है फ्राइडे, जुमा, यानी 15 अगस्त 2025 का दिन जो होगा वो जुमा होगा। तो इस तरह से इस सवाल को हमें हल करना है। अब नेक्स्ट जो सवाल है ये भी कैलेंडर क्वेश्चन से रिलेटेड है। क्या है, देखिए साल 2023 और 2024 में कुल दिनों की तादाद,
तो साल 2023 एक नॉर्मल ईयर है, तो 2023 में कितने दिन होंगे? 365 दिन होंगे। जबकि साल 2024 क्या है? एक लीप ईयर है। 2024 एक लीप ईयर है, तो उसमें 366 दिन होंगे। दोनों को जमा करेंगे तो 6 1 5 11, 6 2 12 में 1 मिलाए 13, 3 3 6 और ये 7, 731। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अब देखिए सवाल नंबर 51 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 51 क्या है? डायरेक्शन से मुतालिक है, सिमतों से मुतालिक है। तो ये सवाल थोड़ा सा लंबा होता है, इस पर मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ। मेरे चैनल पर जाएंगे तो आपको इस तरह के सवालात किस तरह से हल करना है पूरी मालूमात वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो अब इस सवाल को हम किस तरह से हल करेंगे? तो सवाल को हम क्या है टुकड़ों में लेंगे। रवि अपने घर से शुमाल की तरफ 8 किलोमीटर पैदल चलता है। तो इसका हम यहाँ पर बनाएंगे क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये रवि का घर, इसको हम मान लेंगे। वो अपने घर से शुमाल की तरफ 8 किलोमीटर पैदल चल रहा है। ये नॉर्थ फेस शुमाल की तरफ 8 किलोमीटर पैदल चलता है। तो टुकड़ों में हम देखेंगे सवाल को, उसके हिस्से कर लेंगे। फिर वो दाएं तरफ मुड़ता है। तो अब वो शुमाल में है तो दाएं तरफ मतलब उसका दाएं तरफ इस तरह होगा। यहाँ से कितने किलोमीटर चल रहा है वो? 4 किलोमीटर। दाएं तरफ मुड़ने के बाद 4 किलोमीटर चलता है। यहाँ तक हमने लिया। फिर वो अपने दाएं तरफ मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। अब वो कौन से डायरेक्शन में है? ईस्ट डायरेक्शन में है। अब उसका दायां कहाँ होगा? नीचे होगा। यहाँ नीचे वो कितने किलोमीटर जा रहा है? यहाँ से वो 8 किलोमीटर जा रहा है। अब कौन सी डायरेक्शन में आ गया वो? साउथ डायरेक्शन में आ गया, जुनूब की सिमत में आ गया। वो दोबारा बाएं की तरफ मुड़ता है। अब साउथ में वो किधर जा रहा है? अपने लेफ्ट में जा रहा है, तो उसका लेफ्ट इधर होगा, इधर होगा, बाएं तरफ मुड़ रहा है। और कितने किलोमीटर चल रहा है? यहाँ से वो लेफ्ट में आने के बाद यहाँ से वो 10 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, यहाँ तक हमने। अब रवि और इसके घर का दरमियानी फासला, अब इसका घर यहाँ पर है, इस पॉइंट पर है, और रवि यहाँ पर है। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा? तो ये 10 है, और ये देखिए इस तरह से यहाँ पर ये शक्ल बन रही है, और ये इतना। तो ये कितना है? 10 और ये 4, तो टोटल 10 + 4 कितना हुआ? 14 किलोमीटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 14 किलोमीटर वो अपने घर से दूर है। चलिए सवाल नंबर 52 अगर हम देखेंगे, सवाल नंबर 52 भी क्या है? ये डायरेक्शंस में ही आता है। तो इसमें क्या है देखिए, वन मॉर्निंग राजू एंड सतीश वेर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस एट अ रोड साइड। तो रोड के सड़क के किनारे पर राजू और सतीश एक दूसरे से आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। अगर सतीश का साया राजू के बिल्कुल दाएं तरफ है तो सतीश का रुख किस सिमत में है? देखिए यहाँ पर सतीश का जो साया पड़ रहा है, उसका शैडो राजू के सीधे तरफ पड़ रहा है, उसके दाएं तरफ पड़ रहा है। तो सतीश कौन से रुख की तरफ खड़ा हुआ है? तो इस चीज को हमें समझना है। देखिए उसको अगर हम समझेंगे तो सबसे पहले देखिए ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो सूरज यहाँ से निकलता है, ईस्ट से सनराइज होता है। तो सुबह के वक्त क्या होता है? साया किधर बनता है? वेस्ट में बनता है। शैडो सुबह के वक्त वेस्ट में बनता है, क्योंकि सूरज मशरिक से निकलता है, तो साया सुबह के वक्त मगरिब में बनता है। और जब शाम होती है तो सूरज मगरिब तरफ होता है, साया मशरिक की तरफ बनता है। तो यहाँ पर सुबह का जिक्र है, तो साया किधर बन रहा है? मगरिब की तरफ बन रहा है। तो मान लीजिए कि ये राजू है, हाँ ठीक है। अब इसका ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो अब साया इधर बन रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये सुबह का वक्त है, तो सतीश उसके सामने खड़ा हुआ है। ठीक है, सतीश उसके सामने भी, क्योंकि ये मुखालिफ सिंध में है।
तो सुबह के वक्त साया इधर बनेगा, तो इसका साया इधर बन रहा है जो कि राजू का सीधा है। सतीश का साया राजू के सीधे तरफ बन रहा है। राजू का जो फेस है अब क्या है, जुनूब की तरफ है। अब सतीश का जो फेस है उसके अपोजिट है ये कौन से सिमत में है, ये शुमाल की तरफ है, नॉर्थ की तरफ फेस है। इसका साया राजू के सीधे तरफ बन रहा है। तो सतीश का जो फेस है वो कौन से सिमत में है, नॉर्थ की सिमत में है। सतीश नॉर्थ की तरफ सिमत किया हुआ है, राजू साउथ की तरफ सिमत किया हुआ है, और जो सतीश का साया है वो वेस्ट यानी मगरिब की तरफ है, क्योंकि ये सुबह का वक्त है। सुबह के वक्त में साया किस तरफ बनता है, मगरिब की तरफ बनता है, जो कि राजू का राइट है, और राजू का जो फेस है वो साउथ की तरफ है, जबकि सतीश का जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी, नॉर्थ। अब नेक्स्ट सवाल नंबर 53 भी क्या है, डायरेक्शन से मुतालिक है। एक आदमी का रुख शुमाल मशरिक की तरफ है। अगर वो घड़ी की सिमत में 90 दर्जे और फिर घड़ी की मुखालिफ सिमत में 135 दर्जे मुड़ता है, तो वो सिमत जिसका सामना अब कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये सिमतों का बहुत ध्यान से इस सवालात को हल करना है। आसान है मगर हमें सही तौर पर सवाल को समझना जरूरी होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसको यहाँ से देखेंगे, देखिए ये इस तरह से ये जो मेन सिमत है ये नॉर्थ होता है, शुमाल, जुनूब और ये मशरिक और ये मगरिब, और उसके अलावा भी ये सिमतें होती हैं। ये कौन सा होता है, नॉर्थ ईस्ट, और ये साउथ ईस्ट, और ये नॉर्थ वेस्ट, और ये साउथ वेस्ट। ये तमाम चीज़ें हमारे जहन में होना है। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। देखिए इसको हमने ये बना लिया। तो एक आदमी का रुख शुमाल मशरिक, शुमाल मशरिक मतलब नॉर्थ ईस्ट, इस सिमत में वो खड़ा हुआ है। देखिए इस सिमत में वो उसकी प्रेजेंट सिचुएशन पोजीशन उसकी क्या है, नॉर्थ ईस्ट में है, शुमाल मशरिक में है। अगर वो घड़ी की सिमत में 90 दर्जे, अब घड़ी की सिमत मतलब घड़ी जो होती है, घड़ी की सिमत मतलब ये कांटा इस तरफ हरकत करता है, इस तरह से, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 दर्जे वो मुड़ता है। अब 90 दर्जे किस तरह से हम लेंगे, मैं ये डायरेक्शंस के वीडियोस में डिटेल बताया हूँ। एक सिमत और दूसरी सिमत के दरमियान में 90 दर्जे होता है, एन और ई के बीच में 90 दर्जे होता है। जबकि यहाँ ये जो सब डायरेक्शन है, देखिए यहाँ पर नॉर्थ और ईस्ट में जो जाविया बनता है 90 दर्जे, यहाँ पर भी 90 दर्जे। अगर हम बीच में जाएंगे तो ये 45-45 के बनते हैं। तो अब 90 दर्जे नॉर्थ ईस्ट में वो खड़ा हुआ है, यहाँ से 90 दर्जे घड़ी की सिमत में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में 90 दर्जे जा रहा है, मतलब ये 45 होंगे और ये 45 होंगे। तो अब वो कौन सी पोजीशन में आ गया, अब ये साउथ ईस्ट, जुनूब मशरिक में आ गया फिलहाल अब वो। ठीक है, उसके बाद क्या करता है वो देखिए, अब मुड़ता है। उसके बाद क्या करता है, घड़ी की मुखालिफ सिमत में, अब घड़ी की मुखालिफ सिमत मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज, इसके अपोजिट, घड़ी के मुखालिफ एंटी क्लॉकवाइज इसको कहा जाता है। तो घड़ी के मुखालिफ सिमत में अब वो 135 दर्जे जाता है। जिस पोजीशन में है वहां से घड़ी की मुखालिफ सिमत में, यानी मतलब ये अब यहाँ से इधर जाएगा, यहाँ से उल्टा जाएगा, इस सिमत में जाएगा, ये उल्टा जाना है उसको यहाँ से। ठीक है, पेन हम चेंज कर लेंगे। देखिए अब ये साउथ ईस्ट में है, तो यहाँ से घड़ी की मुखालिफ सिमत मतलब ये घड़ी की मुखालिफ सिमत में है। अब यहाँ से कितना जाएगा वो 135 दर्जे, मतलब ये 45 दर्जे, ये 45 दर्जे 90 हुआ, और 90 में फिर 45 मिलाएंगे तो टोटल कितना होगा 135 होगा।
साउथ ईस्ट से 135 दर्जे, मतलब ये 45, ये 45, ये 45, ये तीनों 45 को मिलाएंगे तो 135 होगा। तो वो अब इस डायरेक्शन में आएगा। तो कौन सी डायरेक्शन में आ गया? वो नॉर्थ। सिंपल। तो इसका जो सही जवाब है नॉर्थ, यानी वो शुमाल की सिमत में आएगा। चलिए अब सवाल नंबर 54 और 55 के लिए यहाँ पर हिदायत दी गई है। दिए गए सवालात में दर्ज झील वैन के खाके 3 अफराद अशिया के दरमियानी ताल्लुक को जाहिर करते हैं। इनके दरमियानी ताल्लुक को जाहिर करने के लिए मुनासिब खाके शनाख्त करें। तो यहाँ पर हमें वैन के खाके दिए गए हैं, तो उनको समझते हुए हमें क्या करना है, इन सवालात के नीचे के जवाबात को देना है। तो यहाँ पर ए है, बी, सी, डी, ई और एफ, ये वैन के खाके क्या है, ये मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान में ताल्लुक को जाहिर करने के लिए इन खाकों का हम इस्तेमाल करते हैं। तो 6 यहाँ पर हमारे पास खाके हैं। तो अब हमारे पास अब इन सवालात को हम इन खाकों से जोड़ना है कि कौन से सवाल के लिए कौन सा खाका बनता है। तो पहला देखिए, फल, सेब, जैस्मिन यानी मोगरा, क्या क्या दिया हुआ है? फ्रूट्स, एप्पल, जैस्मिन। तो फ्रूट और एप्पल में ताल्लुक है, क्योंकि एप्पल एक फ्रूट आता है जबकि जैस्मिन अलग है। तो 2 चीज़ों में ताल्लुक है, तीसरा अलग है। तो आप देख सकते हैं कि जो डी वाला वेन डायग्राम है, 2 चीज़ें एक के अंदर एक है। फल, ये फल होगा, बाहर का दायरा, अंदर का दायरा सेब होगा, और बाहर जो है वो जैस्मिन, यानी डी का वेन डायग्राम कौन से ऑप्शन में है? सी। तो 54 का जो सही जवाब है वो सी ऑप्शन है। इसी तरह से सवाल नंबर 55 देखेंगे। वाइल्ड एनिमल्स, हर्बीवोरस डियर यानी जंगली जानवर, सब्जीखोर हिरन। तो देखिए हिरन का ताल्लुक दोनों से, हिरन सब्जीखोर भी है और जंगली जानवर भी है। तो ऐसा कौन सा वेन डायग्राम है जो इस तरह के ताल्लुक को जाहिर करता है? तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन बी में जो वेन डायग्राम है वो इस ताल्लुक को जाहिर करता है। एक ये हर्बीवोरस के लिए यानी सब्जीखोर, और एक जो दायरा है किसके लिए होगा? ये जंगली जानवर के लिए, और बीच में जो छोटा दायरा है वो हिरन के लिए। तो इसका सवाल नंबर 55 के लिए जो वेन डायग्राम बनता है बी ऑप्शन डी में मौजूद है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी। सवाल नंबर 56 को हम देखेंगे। सवाल नंबर 56 हमें क्या दिखा रहा है? ये भी वेन डायग्राम से है। क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर सवाल नंबर 56 में दिए गए वेन डायग्राम की नुमाइंदगी करने वाली अशिया अफराद का सही ग्रोह ये है। ये वेन डायग्राम में ऑलरेडी दिया गया है, तो के लिए कौन से जो ताल्लुक है वो ये वेन डायग्राम जाहिर कर रहा है, हमें देखना है। देखिए टेबल, स्टोन, बटर यानी मेज, पत्थर, मक्खन, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। टीचर, पोएट्स, फार्मर्स, तो उसके लिए भी ये वेन डायग्राम नहीं हो सकता। यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, मार्स, यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, यूनिवर्स में सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में मार्स है, तो ये भी वेन डायग्राम उसके लिए नहीं है। फॉसिल फ्यूल, डीजल, कोल यानी रिकाजी ईंधन, ये जो बड़ा दायरा है वो रिकाजी ईंधन के लिए है, और ये जो डीजल और कोयला दोनों क्या हैं? ये रिकाजी ईंधन है, फॉसिल फ्यूल्स हैं, दोनों इसी में शामिल होते हैं। तो ये वेन डायग्राम ऑप्शन डी को रिप्रेजेंट करता है कि जो बड़ा दायरा रिकाजी ईंधन और जो छोटे जो दायरे हैं वो डीजल और कोयला, क्योंकि डीजल और कोयला दोनों रिकाजी ईंधन में ही आते हैं। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट सवाल नंबर 57 से 59 को अगर हम देखेंगे तो उसके लिए हिदायत दी गई है। दर्ज झील सवालात में शक्ल के अदाद ताल्लुक रखते हैं, इनके दरमियानी ताल्लुक की शनाख्त कीजिए और गुमशुदा अदद मालूम कीजिए। नंबर्स और फिगर से ये सवालात रिलेटेड है। तो फिगर्स में नंबर्स हैं, एक फिगर में यहाँ पर एक शक्ल में नंबर गायब है, तो उसको हमें पता लगाना है। उसके लिए हमें इनके ताल्लुक को समझना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या ताल्लुक है। देखिए ये नंबर 7 और 5, 7 में से 5 को अगर हम नफ़ी करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा।
और 2 का मुरब्बा कितना है 4। 7 में से 5 को नफी करेंगे तो 2 और 2 का मुरब्बा 4 होगा। इसी तरह से 3 में से 2 नफी करेंगे तो 1 आएगा और 1 का मुरब्बा 1 और दोनों को जमा करेंगे तो 5, यानी दरमियान में वो 5 नंबर मौजूद है। तो इस तरह से ये रिलेशन इसके दरमियान में है। दूसरी शक्ल में भी हम देखेंगे तो 11 में से 8 निकालेंगे तो 3, 11 में से 8 निकालेंगे 3 और 3 का मुरब्बा 9। 7 में से 4 निकालेंगे तो भी 3 और 3 का मुरब्बा 9 और 9 मिलाएंगे तो 18 जो कि बीच में मौजूद है। तो यहाँ पर भी हमें सेम करना है। 13 में से 6 निकालेंगे तो 13 नफी 6 कितना होगा 7, 7 का मुरब्बा 49। इसी तरह से 9 में से 7 निकालेंगे तो 2 बचेगा, 2 का मुरब्बा 4 और ये दोनों को जमा करेंगे तो 49 प्लस 4 कितना होगा 53। ऑप्शन डी में सही जवाब है। इसी तरह से नेक्स्ट सवाल नंबर 58 भी नंबर्स और फिगर्स से रिलेटेड है। तो आप इस फिगर को अगर हम देखेंगे तो ये 36 6 का मुरब्बा है, 16 4 का मुरब्बा है, 9 3 का मुरब्बा है और 25 5 का मुरब्बा है। अब इन तमाम नंबर्स को हम जमा करेंगे। 6 में 4 मिलाने पर 10, 6 में 4 मिलाने पर 10 और 10 में 3 मिलाने पर 13, 13 में 5 मिलाने पर 18 प्लस 2 करेंगे तो 20 आ रहा है। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए 196 है, किसका है ये 14 का, ये 13 का है, ये 11 और ये 12। अब सबको जमा करेंगे, सबको जमा करेंगे तो कितना है ये 14 13 12 और 11 को जमा करेंगे तो ये 27 27 29 39 40 और ये 50 और 50 में 2 मिलाएंगे तो 52, बिल्कुल सही है। इसी तरह से ये 100 का जज़ुल मुरब्बा 10, 64 का 8, 49 का 7, 81 का 9। सबको जमा करेंगे हम 10 8 9 और 7, 18 1 9 27 1 7 कितना होगा 34 में 2 मिलाना है तो कितना होगा 36। ऑप्शन सी में मौजूद है। नेक्स्ट अब सवाल नंबर 59 को अगर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर इस तरह से उल्टे टी की शक्ल में ये आयदाद मौजूद है। तो क्या ठीक है, बहुत डायरेक्ट हम इसकी तरफ जाते हैं, वक्त ज्यादा आ रहा है। 4 5 और 3, 4 5 और 3 को मिलाएंगे तो कितना होगा 4 जमा 5 9, 9 में 3 मिलाएंगे तो 12। और ऊपर का जो नंबर है उसको अगर हम इस तरह से लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे 1728 यानी 1728। ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो 1728 और नीचे के नंबर को जमा करेंगे तो 12। तो ये 1728 जो है ये 12 का मुकब है, 12 का मुकब 1728। इसी तरह से 5 में 7 मिलाने पर 12, 12 में 2 मिलाने पर 14 और ये 14 का मुकब कितना है ये 2744, 2744 यानी 2744 जो है 14 का मुकब है। इसी तरह से यहाँ पर जो नंबर है ऊपर से नीचे आएंगे तो 4096 4096। अब ये किस अदद का मुरब्बा है, तो ये जो मुरब्बा है 4096 जो मुकब है किसका मुकब है, ये किस अदद का मुकब है, वो अगर हम देखेंगे तो ये 16 का मुकब है। किसका मुकब है 16 का मुकब है। जबकि हमारे पास यहाँ पर 6 और 1 है तो ये कितना हुआ 7, 7 में कितना जमा करेंगे तो 16 होगा, 9 जमा करेंगे तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी। 6 में 9 मिलाए 15, 15 में 1 मिलाए 16, 16 का मुकब कितना है 4096। तो मिसिंग नंबर जो है वो गुमशुदा अदद कितना है 9 है। नेक्स्ट सवाल नंबर 60 से 62 के लिए हमारे पास हिदायत दी गई है।
दर्ज झील में दिए गए सवालात एक दूसरे को कता करने वाले खाकों पर मुबनी हैं। हर शक्ल एक ग्रोह की नुमाइंदगी करती है। इंटरसेक्टिंग फिगर्स से रिलेटेड ये सवाल है। तो शक्ल में देखना है, अलग अलग शक्लें एक दूसरे को कता कर रही हैं। जो दायरा है वो किसको जाहिर कर रहा है? भरतनाट्य के फनकारों को जाहिर कर रहा है। जो मुस्ततील है वो कथक फनकारों को जाहिर कर रहा है। जो मुरब्बा है ओडिसी फनकारों को, और जो मुसल्लस है यक्षगाना फनकारों को कौन जाहिर कर रहा है? मुसल्लस। तो इस तरह से ये एक इंटरसेक्टिंग फिगर है और उसमें नंबर्स हैं। अब इससे जुड़ा अगर हम सवालात को देखेंगे तो देखिए क्या सवाल दिया हुआ है। तो पहला सवाल नंबर जो 60 है, द टोटल नंबर ऑफ ओनली भरतनाट्य आर्टिस्ट, सिर्फ भरतनाट्य फनकारों की कुल तादाद, या सिर्फ भरतनाट्य, ओनली, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। भरतनाट्य के लिए कौन सा शक्ल है पहले वो देखना है। भरतनाट्य के लिए सर्कल है, तो सर्कल में बहुत सारे नंबर हैं, मगर ये 16 नंबर, ये क्या होगा? ये सिर्फ को जाहिर करता है। सिर्फ भरतनाट्य यानी ओनली भरतनाट्य के फनकार कितने हैं? 16 है। ये बाकी के हैं मिक्स होते हैं। 16 क्या है? ये किसी भी फिगर में इंटरसेक्ट नहीं हो रहे, बल्कि ये 16 सिर्फ दायरे में नंबर है। तो यहाँ पर ओनली भरतनाट्य आर्टिस्ट कितने हैं? 16 है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। इसी तरह से सवाल नंबर 61 भी उसी फिगर से ताल्लुक है। नंबर 1 नुमाइंदगी करता है। नंबर 1 किसकी नुमाइंदगी करता है? 4 ऑप्शन हैं। देखिए पहले शक्ल को देखेंगे तो नंबर एक में मुस्ततील भी आ रहा है, मुसल्लस भी आ रहा है, दायरा आ रहा है। कौन सी शक्ल नंबर 1 को नहीं आ रही? देखिए ध्यान से देखिए, नंबर 1 सिर्फ मुरब्बे को नहीं आ रही है, बाकी के तमाम नंबर 1 जो है बाकी के 3 शक्लों में आ रहा है, सिर्फ मुरब्बे में नहीं आ रहा। तो मुरब्बा मतलब कौन सा? ओडिसी आर्टिस्ट के अलावा बाकी के तमाम आर्टिस्ट को वो जाहिर करेगा। चलिए देखेंगे कौन कौन से हैं। ओनली यक्षगाना आर्टिस्ट, ओनली यक्षगाना, भरतनाट्य, ओडिसी का भी नहीं हो सकता, ओनली यक्षगाना, भरतनाट्य एंड कथक, ऑल 4। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, यानी सिर्फ यक्षगाना, भरतनाट्य और कथक फनकार। इसमें कौन से नहीं आएंगे? ओडिसी, क्योंकि एक नंबर मुरब्बे में नहीं आ रहा। तो इसका एक नंबर जो नुमाइंदगी करता है सिर्फ यक्षगाना, भरतनाट्य और कथक फनकारों की नुमाइंदगी करता है। नेक्स्ट सवाल नंबर 62 अगर हम देखेंगे, अगर तस्वीर में तमाम मुफर्रिद एदाद को दुगना किया जाए तो ओडिसी फनकारों की कुल तादाद है। तो ओडिसी फनकारों में मुफर्रिद एदाद को अगर हम दुगना करेंगे, ओडिसी के लिए क्या है? कौन सी शक्ल है? मुरब्बा। अब मुरब्बे में जो मुफर्रिद एदाद है, अब मुरब्बे में मुफर्रिद अदद कौन सा है? मुरब्बे में मुफर्रिद अदद 3 है और 13 है। तो 3 को अगर हम डबल करेंगे तो क्या बनेगा? ये 6 बनेगा। 13 क्या बनेगा? 26 बनेगा। तो अब इसमें कौन कौन से नंबर आ गए? अब मुरब्बे में 12 है, 3 का डबल होकर के 6 हो गया, हमारे पास 4 है यहाँ पर मुरब्बे में, और 13 का डबल होकर के 26 हो गया। तो इस सब को जमा करेंगे तो 12 1 6 18, 18 में 4 मिलाएंगे 22, और ये 26, तो ये कितना हुआ? 48। तो इसका जो सही जवाब है वो 48, सवाल नंबर 62 में। तो ओडिसी फनकारों की कुल तादाद कितनी होगी? कितना किया हमने? 48, ऑप्शन बी। वहां पर हमने क्या किया? जो मुफर्रिद एदाद थे उनको दुगना किया, दुगना करके जमा करने पर ओडिसी फनकारों की तादाद कितनी हो गई? 48। तो सवाल नंबर 62 का जो सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल नंबर 63 से 65, ये आखिरी होगा इस वीडियो में। सवाल नंबर 65 तक हम हल करेंगे। तो उसके लिए हिदायत क्या दी गई है? दिए गए मुतबादिलात में सही को मुंतखब करके दर्ज झील सिलसिले को मुकम्मिल कीजिए। तो यहाँ पर लेटर्स हैं, उसकी जो सीरीज है आखिर में एक सवालिया निशान है, तो इसको हमें मुकम्मिल करना है।
तो इसको हम किस तरह से करेंगे, तो देखिए यहाँ पर डी के बाद में कितना है, डी ई एफ के गैप के बाद में जी एच है, उसके बाद में यहाँ पर एच के बाद में आई और जे के बाद के एल एम है, और उसके बाद में फिर यम के बाद में एन ओ, उसके बाद में पी क्यू आर एस है, उसके बाद में फिर हमें क्या है, दो लेटर को गैप करना है, एस के बाद में टी और यू को गैप करेंगे तो क्या आएगा, यू के बाद में वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अब इसी तरह से सवाल नंबर 64 को हम देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए A3Y, D10U, H17R, M24P और ये क्वेश्चन मार्क। तो इसका अगला कौन सा यहाँ पर नंबर्स आएंगे, कौन से लेटर्स आएंगे, ये हमें मालूम करना है। हाँ देखिए सवाल नंबर 64 को हम किस तरह से हल करेंगे, तो ए के बाद जो डी आ रहा है, ए और डी में कितना है, 3 का फर्क है, ए बी सी डी, और डी के बाद में इसका जो नेक्स्ट फर्स्ट लेटर है एच, ये कितना आ रहा है यहाँ पर, ये 4 के बाद आएगा, क्योंकि बाद में डी ई एफ जी एच, और एच के बाद में जो यम आ रहा है पहला लेटर, एच के बाद में आई जे के एल एम, ये 5। तो अगला लेटर यहाँ पर यम से कितने पर आएगा, 6 पर आएगा। तो यम से 6 को जाएंगे, तो देखिए यहाँ पर यम से 6 कहाँ पर है, ये 1 2 3 4 5 6 कहाँ पर आएंगे हम, यस पर आएंगे। मतलब यहाँ का जो पहला लेटर बनेगा वो यस होगा, 2 ऑप्शन में है। इसी तरह से 3 दूसरा 3 के बाद में कब आइए, जमा 7, 3 में 7 मिलाने पर 10, 10 में 7 मिलाएंगे तो 17, 17 में 7 मिलाएंगे तो 24, 24 में 7 मिलाएंगे तो 31। तो यस 31 सिर्फ ऑप्शन बी में मौजूद है। यहीं पर आप जवाब आगे हल करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यस 31 एक ही ऑप्शन में है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी। इसको आप आगे भी चेक करके देख सकते हैं। अब इस वीडियो का जो आखिरी सवाल अगर हम देखेंगे वो सवाल नंबर 65 होगा। यहाँ पर भी हमें क्या है, इस सिलसिले को मुकम्मल करना है। AMW, CPS, क्वेश्चन मार्क, JVN, OYM। तो यहाँ पर जो मिसिंग लेटर्स हैं उसको हम क्या करना है, मुकम्मल करना है। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, देखिए यहाँ पर A C, तो यहाँ पर देखिए A के बाद में जो C आ रहा है, ABC 2 का गैप है यहाँ पर, +2। तो C के बाद ऐसे ही अगर हम कंटिन्यू लेंगे, अगर हम यहाँ पर जाएंगे तो ये कितना हो सकता है, 3 का गैप हो सकता है। तो C के बाद में D E F, तो यहाँ पर हमारा पहला लेटर क्या बनेगा, F बनेगा। इसके बाद F से अगर हम 4 लेटर आगे जाएंगे, देखिए F के बाद में क्या आ रहा है, F से 4 आगे जाएंगे तो F यहाँ पर है 1 2 3 4 J, तो यहाँ पर J मौजूद है, सही जा रहे हैं हम। तो ये 4 है, उसके बाद में ये 5 है, J से O 5 मुकाम बाद है। इसी तरह से यम और P में अगर हम देखेंगे तो यम और P क्या है, यम जो है P के पीछे है। तो यम और P में देखेंगे तो यम ये 1 2 3, तो यहाँ पर ये +3 है। इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पर P के बाद में भी हम 3 का ही देखेंगे, तो कौन सा आएगा, P के बाद में 3 जाएंगे तो P Q R S, तो दूसरा क्या बनेगा, यस बनेगा। अब यहाँ से फिर 3 जाएंगे तो यस के बाद में T U V है, यहाँ पर भी 3 का ये है, यहाँ पर भी 3, दूसरे लेटर में 3 का फासला है। V के बाद में W X Y, यहाँ पर भी 3 का फासला है।
तो ऊपर क्या था, पहले लेटर में 2 3 4 5 का था, दूसरे लेटर में क्या है 3 3 3 3 का फासला है, तो एफ और यस, तो एफ और यस में यहाँ पर 3 मौजूद है। अब डब्ल्यू और यस तीसरे लेटर में हम देखेंगे फासला, तो तीसरे लेटर में देखिए जो फासला है, यस जो है डब्ल्यू के पीछे है, कितना पीछे है, डब्ल्यू से यस कितना पीछे है, 1 2 3 4, कितना है ये, यस और डब्ल्यू में जो फासला है वो ज्यादा है, कितना आ रहा है, -4, डब्ल्यू और यस में जो फासला है वो -4 है। और यस के बाद अगर हम पीछे जाएंगे तो यहाँ पर हम कितना पीछे जा सकते हैं, 3 पीछे जा सकते हैं, यस से 3 पीछे जाएंगे तो 1 2 3 पी पर आएंगे, यहाँ कहाँ पर आएंगे, अभी पी होगा, तीसरे लेटर में अगर -3 पी से कितना है, -2 जाएंगे तो एन होगा, देखिए पी से पीछे जाएंगे -2 1 2 एन को आ रहे हैं, करेक्ट है, तो ये -3 -4 -3 और ये कितना होगा यहाँ से -2 और ये -1। तो इस तरह से क्या बन रहा है, यहाँ पर जो मिसिंग लेटर्स हैं वो एफ एस पी ऑप्शन ए में मौजूद है। तो इस तरह से यहाँ पर ये जीमैट 2023-24 का सवाल पर्चे का जो हमने सिलसिला शुरू किया हुआ है। पहले वीडियो में हमने सवाल नंबर 1 से लेकर के 35 को हल किया था, पार्ट 1। अगर वो वीडियो आप नहीं देख चुके हैं तो उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। पार्ट 2 में आज के इस वीडियो में हमने सवाल नंबर 35 से लेकर के 65 कुल 30 सवालात को हमने हल किया। तो इस वीडियो को आप खुद भी देखें और एनएमएस के जो जितने भी तुलबा हैं उनके साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।